अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम बात करेंगे द नेशनल इंटरेस्ट जो न्यूज़ एजेंसी है उनकी जानब से शाया किए गए एक आर्टिकल पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम एक तो काफ़ी लगता है और रिसर्च में भी काफ़ी वक्त वगैरह लग जाता है। तो ये आर्टिकल है हाउ टू फार पाकिस्तान चाइनीज़ मेड JF-17 थंडर फाइटर्स। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर 27 फरवरी के कुछ वाक़यात को और उसके अलावा 27 फरवरी से कुछ दिन पहले एक JF-17 थंडर का इंडियन SU-30s के साथ एक काउंटर हुआ था। उसमें कोई इंगेजमेंट नहीं हुई थी, दूसरे के हेड टू हेड ज़रूर गए थे। उसको यहाँ टीज़ किया और उसके अलावा इंडिया के जो NDTV की रिपोर्ट्स हैं उनका भी यहाँ हवाला दिया गया है। इसमें वो सबसे पहले तो बताते हैं कि 2019 के मुतल्लक जब स्कर्मिश हुई थी पाकिस्तान और इंडियन एयर फोर्सेस की, और उस दौरान एक MiG-21 जो कि कंफर्म किया गया था दोनों ममालिक की तरफ से कि वो तबाह किया था पाकिस्तान ने, और दूसरा SU-30 MKI। SU-30 MKI के बारे में इंडिया का दावा है कि वो तबाह नहीं हुआ था, वो मिसाइल से बच गया था, जबकि पाकिस्तान का ये दावा है कि SU-30 को तबाह कर दिया गया था। इसमें वो रेफरेंस देते हैं जुलाई 2019 में एक JF-17 थंडर के पायलट का लिए गए इंटरव्यू का। इसमें वो रेफरेंस देते हैं जुलाई 2019 में एक JF-17 थंडर के पायलट का इंटरव्यू दिया गया था उसका। और ये उस वक्त जुलाई 2019 में हशकिट ने जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे तो उन्होंने सिर्फ JF-17 थंडर के पायलट का इंटरव्यू नहीं लिया था, उन्होंने मुख्तलिफ जो ओवरऑल एयरक्राफ्ट थे जिसमें MiG-21 था, F-15 था, F-16 था, उसके अलावा भी बहुत से एयरक्राफ्ट थे, राफेल था, इनके पायलट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे ताकि जाना जा सके कि एक पायलट क्या सोचता है एक जहाज़ के बारे में। तो उस इंटरव्यू पर मैंने पहले भी कहा था मैं वीडियो बना के दूंगा, लेकिन टाइम नहीं ज़रा मिलता। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो आपको बना दूंगा, वो बहुत डिटेल वैसे इंटरव्यू है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इस चीज़ को आपने ओवरऑल वीडियो में एक चीज़ को जहन में रखना है कि JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, यानी कि F-16, मिराज 2000, MiG-29, J-10C जितने भी एयरक्राफ्ट इस वक्त हैं ये मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं, मतलब कि JF-17 से थोड़े से बड़े एयरक्राफ्ट हैं। JF-17 से ज़्यादा दूर जा सकते हैं, JF-17 से ज़्यादा वज़न कैरी कर सकते हैं, क्योंकि JF-17 एक छोटा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें वो पहले हॉट यूज़ के बारे में बताते हैं कि JF-17 के बारे में जो लोग ये समझते हैं कि इसे ऑपरेशनली कभी यूज़ नहीं किया गया, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है, एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत से इंडियंस कहते हैं कि इसे अभी तक यूज़ नहीं किया गया वो कॉम्बैट में। सबसे पहले तो 2017 में आप जानते हैं इसने ईरान का उस वक्त का सबसे ज़्यादा एडवांस मेल UCAV तबाह कर दिया था, शाहिद 129। उसके बाद एक वाक़या हुआ था 26 फरवरी से पहले, और इस वाक़े के बारे में उसी पायलट ने बताया था जिन्होंने हशकिट को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि 26 फरवरी से पहले जब इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी, तो उससे कुछ दिन पहले आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ था और इंडियन और पाकिस्तान एयर फोर्सेस हाई अलर्ट पर थी। तो उन्होंने कहा कि 26 फरवरी से कुछ रात पहले तकरीबन सुबह 5 बजे का उस वक्त मैंने टेक ऑफ किया JF-17 में। उन्होंने कहा मैं फ्लाई कर रहा था और उस वक्त बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी मतलब ख़राब था। तो इससे वो एक इंडियंस का जो प्रोपेगेंडा है कि JF-17 एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, वो ये कहते हैं कि JF-17 कोई 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, एक 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो यह मैं बताता चलूँ, जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं वो ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, वो किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं। तो उस वक्त बारिश हो रही थी और मौसम ख़राब था, और कोई 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट होता तो कभी भी ना एयरफोर्स से उड़ाती ऐसे हालात में। तो पायलट बताते हैं कि जब ये पेशावर एयरबेस से गालबन वो उड़े थे, पेशावर एयरबेस या मिन्हास एयरबेस से, तो वो बताते हैं कि LOC के दूसरी तरफ यानी इंडियन साइड पर 2 SU-30s उन्हें नज़र आए 50 से 60 नॉटिकल माइल दूर, यानी कि 80 से 90 किलोमीटर के फासले पर। और उन्होंने कहा मैं उन्हें अपने PL-12 मिसाइल पर लॉक ऑन कर चुका था, लेकिन मुझे फायर करने की इजाज़त या ऑथराइजेशन नहीं मिली थी, लेकिन इस दौरान मैं उनकी तरफ बढ़ रहा था। अभी ये 2 SU-30 थे इंडिया के, लेकिन इस दौरान 6 मज़ीद SU-30s भी वहाँ आ चुके थे, यानी कि टोटल 8 SU-30s मेरे मुकाबले पर थे, और मैं उन्हें नॉर्थ से साउथ की जानब इंगेज कर सकता था। लेकिन वजह यह थी कि JF-17 के पास उस वक्त सिर्फ 2 BBR मिसाइल होते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान बाकी एयरक्राफ्ट भी फिर फ्लीट के आगे थे जब उन्होंने देखा कि दुश्मन की तरफ से ज़्यादा SU-30s है, लेकिन इस दौरान कोई इंगेजमेंट नहीं हुई थी, बल्कि दोनों एयरक्राफ्ट फॉर्मेशंस थी
वो LOC के बहुत करीब से एक टर्न लेकर अपनी एयर बेसिस वापस आ गई थी। तो वो पायलट बताते हैं कि जब वो अपनी एयर बेस पर वापस आए तो सबसे पहला जो काम ग्राउंड क्रू ने किया था वो उनके मिसाइल्स गिने थे। और उन्होंने बताया कि ग्राउंड क्रू जो था वो थोड़ा से इस लिहाज से मायूस भी था कि अगर आप लोग इतने करीब गए दुश्मन जहाज़ों के तो उन पर मिसाइल फायर नहीं किया, लेकिन ओबियसली मिसाइल इस वजह से फायर नहीं किया क्योंकि SU-30s ने कोई पाकिस्तान की सरहद क्रॉस नहीं की थी। और जब उन्होंने 27 फरवरी वाले दिन सरहद क्रॉस की थी, LOC नहीं क्रॉस की थी, तो फिर उन्हें तबाह कर दिया गया था। तो पायलट उसके बारे में बताते हैं कि SU-30 के बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स में परसेप्शन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इंडिया का SU-30 है इसे फ्लाइंग आर्सेनल कहा जाता है। मतलब कि ये अकेला जहाज़ ही इतने हथियार उठा के ले जा सकता है जितना एक वक्त में तकरीबन 2-3 F-16 जितने हथियार उठाते हैं, 4-5 F-17 जितने हथियार उठाते हैं। SU-30 अकेला उतना एक वक्त में हथियार उठा के ले जा सकता है क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और हैवी वेट एयरक्राफ्ट है। और इस रिपोर्ट में पायलट की उस बात को भी यहाँ कोट किया गया है कि जो PL-12 मिसाइल है वो ओबियसली JF-17 थंडर पर इंटीग्रेटेड है, बट पाकिस्तान AIM-120C5 जो मिसाइल्स हैं F-16 के उनको प्रेफर करती है। उसकी वजह यह है कि F-16 एक तो हमारा लीड फाइटर है और दूसरी वजह यह है कि जो PL-12 है उसकी रेंज बनती है R-77 के जो वर्जन है V1 आई थिंक वर्जन जो है जिसकी रेंज 80 से 90 किलोमीटर है, इतनी रेंज PL-12 की है। लेकिन जो AIM-120C मिसाइल है इसकी रेंज 105 किलोमीटर है। और ओवरऑल काइनेटिक जो परफॉर्मेंस होती है उसमें भी AIM-RAM वो निस्बतन 19-20 के फ़र्क के लिहाज से बेहतर होता है इन PL-12 या SD-10 मिसाइल से। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि JF-17 अपने PL-12 मिसाइल से अगर SU-30 जैसे एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पायलट हु गेव इंटरव्यू टू हशकिट, तो उस लिहाज से JF-17 थंडर इस काबिल है कि वो SU-30 को टेक ओवर कर सकता है। और उसकी वजह यह भी है कि SU-30 एक बहुत बड़ा जहाज़ है। एक बड़ा जहाज़ होने की वजह से उसका RCS इतना ज़्यादा होता है कि उसे दुश्मन का जो जहाज़ है वो बड़े आराम से लॉक ऑन करके मिसाइल फायर कर सकता है। तो SU-30 को हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रही है और इस प्रॉब्लम को सिर्फ एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं कहता बल्कि इस प्रॉब्लम को मुख्तलिफ जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को एड्रेस करते रहे हैं कि इंडियन SU-30s में ये प्रॉब्लम है कि उसका एक तो RCS बहुत बड़ा है और उसके अलावा इंडियन जो SU-30s हैं उनमें BVR कैपेबिलिटी का बड़ा फुकदान रहा है शुरू से। और ये फुकदान तब एक्सपोज हो गया था जब 27 फरवरी को पाकिस्तान के JF-17 और F-16 के मुकाबले में इंडिया के SU-30s आए थे। उस दौरान दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपको चीज़ें समझने में मदद देंगी। पहली बात ये कि इंडिया ने सिर्फ 2 SU-30s भेजे थे पाकिस्तानी जहाज़ों के मुकाबले में, हालांकि उनके मुकाबले में जो हमारा एयर टू एयर वेपनरी के साथ लेस फ्लीट था उसमें 12 F-16 थे और 8 JF-17 थे, यानी कि 20 जहाज़ हमारे एयर टू एयर वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान ने भेजे थे और 6 जहाज़ वो थे जिनको एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स दिए थे। तो इन 20 जहाज़ों के मुकाबले में इंडिया ने जस्ट अपने 2 SU-30s भेजे। ये सबसे बड़ी गलती भी थी और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत को अंडरमाइन किया था। पंजाबी में एक मुहावरा होता है कि आते खुदा दा वैर हुंदा वा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बातें बड़क के मारते हैं ना वो एंड पर उनके साथ बहुत बुरी होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इसी तरह ही मतलब करते रहे हैं शुरू से कि SU-30 बड़ा सुपर मनूवरेबल है, SU-30 इस तरह कर सकता है, SU-30 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, नो डाउट वो बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने प्लानिंग से काम लिया ही नहीं। उन्होंने अपने 2 SU-30s भेज दिए और उनमें से जब एक गिर गया था बल्कि उससे पहले जस्ट 25 मिनट हुए थे उसको उड़े हुए और उसने बिंगो की कॉल दे दी थी, मतलब कि फ्यूल उसका ख़त्म हो गया था। हालांकि जो SU-30 है ये 2-2.5 घंटे तक बड़े आराम से उड़ सकता है। तो इससे आपको इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल प्लानिंग है और उनमें जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है वो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। उसके अलावा जब SU-30 गिरा उसके बाद अभिनंदन का MiG-21 भी उसके बाद गिर गया था। तो NDTV जो इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है उस वक्त उन्होंने खबर भी शाया की चलाई थी कि पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट ने इंडिया का SU-30 MKI शूट डाउन कर दिया है कश्मीर के इलाके के ऊपर। लेकिन उस क्लिप को फिर हटवा दिया गया था। लेकिन अगर आप वो क्लिप देखना चाहते हैं तो जो नेशनल जियोग्राफी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री शाया की थी ना जिसका नाम है इनविंसिबल रिजॉल्व, इसको आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। उसमें वो क्लिप मौजूद है जिसमें इंडियन एंकर कह रहा है
कि पाकिस्तान ने इंडिया का SU-30 तबाह कर दिया है। तो यहाँ पायलट से ये भी पूछा गया था कि क्या आप SU-30 के मद्दे मुकाबल अगर JF-17 को लेकर जाएं तो क्या आप ख़तरा महसूस करते हैं। तो पायलट ने कहा था कि अगर पहले की बात करें, पहले परसेप्शन की, तो हम ख़तरा ज़रूर महसूस करते थे SU-30 के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम ख़तरा महसूस नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो JF-17 है पाकिस्तान के, उनको ट्रेनिंग दी जाती है F-16 ब्लॉक 52 के मुकाबले में, और F-16 ब्लॉक 52 को AIM-120C मिसाइल्स के साथ लेस करके JF-17 थंडर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके साथ सिमुलेशन फ़ाइट की जाती हैं, और उन्हीं बेस पर JF-17 के टैक्टिक्स को डेवलप किया जाता है ताकि ये दुश्मन जहाज़ों के ख़िलाफ़ मौसर हों। तो उन्होंने कहा था जब हम F-16 ब्लॉक 52 जैसे एयरक्राफ्ट के सामने ट्रेन किए जाते हैं तो हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं होता SU-30 से कि हमें SU-30 हमें शूट डाउन कर देगा। लेकिन उन्होंने यह चीज़ नोट की, उन्होंने ये भी कहा कि SU-30 एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और विद इन विजुअल रेंज में ये बहुत ज़्यादा मनूवरेबल है। जो SU-30 है ये अपने थ्रस्ट वेक्टरिंग की वजह से क्लोज कॉम्बैट में इवन राफेल से भी ज़्यादा मनूवरेबल एयरक्राफ्ट है, और नो डाउट ये कई मामलात में क्लोज कॉम्बैट में राफेल से बेहतर भी आ जाता है। और SU-30 की इसी मनूवरेबिलिटी के जवाब के तौर पर पाकिस्तान PL-10 जो मिसाइल्स हैं उन्हें ले रहा है। अब जो PL-10 शॉर्ट रेंज क्लोज कॉम्बैट हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल्स हैं, इन्हें आप 90± डिग्री से फायर कर सकते हैं। मतलब दुश्मन का जहाज़ अगर आपके बिल्कुल दाईं या बाईं साइड पर है तो आपको जहाज़ को दाईं या बाईं साइड पर मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से उसकी तरफ देखना है, जहाज़ की तरफ, और मिसाइल फायर करना है। मिसाइल खुद ब खुद 90 डिग्री तक मुड़ के दुश्मन जहाज़ की तरफ चला जाएगा। इसलिए आपको इतनी कोई ख़ास मनूवरेबिलिटी की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों जो मिसाइल्स होंगे ये JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C पर इंटीग्रेटेड होंगे, और J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद है 14 के करीब। ब्लॉक 3 भी इनफॉर्मली हमारी सर्विस में है, फॉर्मली अभी उन्हें उनकी बाकायदा सेरेमनी होगी और इंडक्ट किया जाएगा। यह मैं बताता चलूँ कि पायलट पूरा एतमाद का इजहार करते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारी वेपन्स हैं, और वो कहते हैं कि JF-17 की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कंटिन्यूस अपग्रेड किए जाते हैं। मतलब कि चीज़ें पहले दिन से ही बहुत अच्छी नहीं थी JF-17 के साथ, शुरू में इसमें बहुत सी खामियाँ थी, लेकिन उन्होंने कहा कंटिन्यूस अपग्रेड्स ऐसी की गई जिसकी वजह से ये जितने भी मिसाइल्स हैं, इस पर PL-12 है जिसकी रेंज 80 से 90 किलोमीटर है, जो कि इंडिया के R-77, IW और एस्ट्रा MK1 जो वेरिएंट है उनका हम पल्ला है, और PL-5 शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि काफ़ी अच्छा है अपनी शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से, और C-802, CM-400 AKG और दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन्स जिनके बारे में उन्होंने कहा कि 50 से 7 नॉटिकल माइल तक ये हमें रेंज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। उन्होंने कहा ये जितने भी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के पास मौजूद SL पोर्ट से इंटीग्रेटेड हैं। अब यहाँ गौर इस बात पर कीजिएगा कि जो SL पोर्ट है ये IRST सिस्टम की तरह भी काम कर सकती है, मतलब कि इसमें एयर टू एयर मोड मौजूद है क्योंकि उसके साथ एयर टू एयर मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ JF-17 थंडर के पायलट एक JF-17 की एक वीकनेस या कमज़ोरी को पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि JF-17 थंडर की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसका BVR लोड आउट बहुत कम है, मतलब ये एक वक्त में सिर्फ 2 BVR मिसाइल लेकर जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट वर्जन होंगे यानी कि ब्लॉक 3 है उसमें इस वीकनेस को काफ़ी हद तक कम किया गया है, यानी कि जो ब्लॉक 3 है वो एक वक्त में 4 से 5 BVR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा। और JF-17 थंडर के पायलट का आप SU-30 के हवाले से उनका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि SU-30 नो डाउट एक बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट है, और ये हमारे थोड़े से इंडियंस और पाकिस्तानियों को समझना भी चाहिए कि हम राफेल और J-10C के आने के बाद इन्हीं 2 एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम बाकी एयरक्राफ्ट को बिल्कुल ही साइड लाइन कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है अगर कोई भी आगे जंग आती है एक दूसरे के लिए। उसकी वजह यह है कि JF-17 ब्लॉक 3 का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने राफेल से लड़ना है या हमने जस्ट उसे एक राफेल के लिहाज से क्रिज्मेटिक काइंड ऑफ आइटम बना दिया कि राफेल से ही हमने जस्ट लड़ना है। तो हमें ख़तरा कुछ बड़ा राफेल से नहीं है, क्योंकि राफेल तो इंडिया के पास सिर्फ 36 की तादाद में मौजूद है। जो हमें बड़ा ख़तरा होगा किसी भी जंग में वो इंडिया का SU-30 होगा, और SU-30 को काउंटर करने के लिए ब्लॉक 3 काफ़ी बेहतर एयरक्राफ्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी में JF-17 ब्लॉक 3 आउट क्लास कर सकता है SU-30 को,
लेकिन SU-30 के पास भी फिर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स आ जाती हैं जो कि उसे ब्लॉक 3 के मुकाबले में काफ़ी मौसर बनाएंगी। और JF-17 ब्लॉक 3 के पास भी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स भी आ जाती हैं जो कि उसकी जो बर्तरी SU-30 की इसको ख़त्म करेंगी। विद इन विजुअल रेंज में मैं दोनों को बराबर के चांसेस दूंगा, क्योंकि अगर एक तरफ SU-30 MKI बहुत ज़्यादा सुपर मनूवरेबल है तो दूसरी तरफ JF-17 के पास भी नेक्स्ट जनरेशन PL-10 मिसाइल मौजूद है, तो उस पर टोटली इन्हिसार पायलट की काबिलियत पर होगा, पायलट किस तरह अपने जहाज़ को टैक्टिकली कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसे शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।